हम जब कभी भी हॉरर फिल्म्स की बात करते हैं तो द एग्जॉर्सिस्ट मूवी हमारी जुबान पर सबसे पहले आता है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। ना कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, बल्कि ये सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के क्रू मेंबर्स के साथ अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाएं भी हुई। तो आज हम इस वीडियो में द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें इराक की एक सिटी दिखाई जाती है। वहाँ पर मिसलीनियस चीजों के लिए खुदाई हो रही थी और वहीं हमें एक फादर मेरिन को भी दिखाया जाता है। फादर मेरिन भी बाकी लोगों के साथ खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक ताबीज मिलती है। वो ताबीज शैतान पेजुजू का होता है। वो असल में एक बहुत पावरफुल शैतान है जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन और बारिश के दिनों में टिड्डियों का बहुत बड़ा तूफान लेकर आता है। और ये टिड्डियाँ लाखों की तादाद में होती है जो कि फसलों पर हमला करके उसे तबाह और बर्बाद कर देती है। और उसके बहुत सारे बुरे असर भी पड़ते हैं। खाने पीने की चीजों की भी कमी हो जाती है। साथ ही लोग भूख से मरने लगते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पेजुजू का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है जिसका नाम है लमेस्टू। लमेस्टू कोई और नहीं बल्कि एक शैतान ही है। लमेस्टू जो बुरा काम करता है वो ये है कि वो बच्चे और उसकी माँ को नुकसान पहुंचाता है। वो बच्चे को उसकी माँ से छीन लेता है और उसका खून पी जाता है। इसीलिए लोग पेजुजू का सहारा लेकर माँ और बच्चे को लमेस्टू से दूर रखते हैं। हालांकि पेजुजू भी एक शैतान है, लेकिन लोग उसे अपने हिफाजत के लिए यूज करते हैं, उसका सहारा लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को दूसरे शैतान लमेस्टू से बचा कर रखता है। इसके बाद हमें फादर मेरिन को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें पेजुजू का एक स्टैचू मिलता है। और वहां पर दो डॉग्स भी होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो इस बात का इशारा होता है कि दो शैतान एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। दो शैतान यानी कि पेजुजू और लमेस्टू। इसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी, जो कि अपने डायरेक्टर की मूवी जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड थी उसमें काम कर रही थी। उसकी एक 12 साल की बेटी रेगन होती है। क्रिस जो कि इस फिल्म की एक्ट्रेस होती है, उसके पास दौलत, शोहरत, दुनिया की हर एक चीज होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों माँ और बेटी एक साथ होते हैं। क्रिस को अपनी बेटी के टॉयज में से एक ओइजा बोर्ड मिलता है। क्रिस अपनी बेटी से उस ओइजा बोर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अक्सर ही इससे खेलती हूँ। उसकी माँ उससे कहती है कि ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं इसे अकेले नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन हदीद भी इस गेम को खेलते हैं। अब क्रिस कहती है कि चलो हम दोनों मिलकर इस गेम को खेलते हैं, तो तुम मुझे बताना कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। पर जब वो खेलने के लिए उस बोर्ड के पास जाती है तो वो खुद ब खुद उससे दूर चला जाता है। पर इस बात को क्रिस मजाक में ले लेती है और वो मजाक में ही अपनी बेटी से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ इस गेम को नहीं खेलना चाहती। जिस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मैं नहीं बल्कि कैप्टन हदीद चाहते हैं कि तुम इस गेम को ना खेलो। क्रिस उसकी इस बात को भी सीरियस नहीं लेती और उसे मजाक समझती है। फिर दिखाया जाता है कि क्रिस सो रही होती है और उसके पास किसी का कॉल आता है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। और फिर वो देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ सो रही है। जिसके बाद वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। जिस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बेड हिल रहा था और इसी वजह से मेरा उसके ऊपर सोना मुश्किल हो रहा था। क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बाहर चली जाती है। तभी क्रिस को एक दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। यह आवाज अक्सर ही उसे पहले भी सुनाई दिया करती थी। वो अपर फ्लोर पर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन क्रिस रेगन को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर जब उसका चेकअप कर रहे होते हैं तो वो डॉक्टर के साथ काफी मिसबिहेव करती है और उसे काफी बुरा भला भी कहती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उसकी बेटी को नर्व्स प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से उसकी टोन हाइपर हो गई है और यही कारण है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन आगे चलकर ये चीज डिप्रेशन में बदल सकती है। लेकिन क्रिस डॉक्टर को कहती है कि उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि रेगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और ना ही कभी उन्होंने उसे कांटेक्ट किया है, तो उसकी बीमारी की ये एक वजह हो सकती है और शायद इसी वजह से वो टेंशन में है। इसके बाद हमें फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस का भाई उसकी माँ को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और इस बात से फादर कैरिस की माँ भी बहुत ज्यादा सैड होती है। उनकी मॉम एक बूढ़ी औरत होती है और उनका पाँव भी फ्रैक्चर होता है। वो किसी भी डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट करने नहीं देती और उन्हें यहाँ एडमिट करने की वजह भी यही होती है। फादर कैरिस चाहते थे कि उनकी मदर को इस हॉस्पिटल से निकाल कर किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उनकी मदर की डेथ हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है
और पार्टी के दौरान उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर मौजूद एक गेस्ट से कहती है कि उसके डैड इसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद है और वो वही खरी खरी यूरिन कर देती है। और ये सब कुछ देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। क्रिस रेगन को अच्छे से नहलाकर उसे बेड पर सुला देती है और वो जैसे ही उसके कमरे से बाहर आती है उसका बेड जोर जोर से हिलने लगता है, जिसके बाद रेगन भी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस ये सब देख रही थी लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। क्रिस फिर से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हैं और उसे फिर से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। वो बिल्कुल ठीक होती है, उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। अब तो उसे कोई हवा में उछाल कर उसके बेड पर फेंक दे रहा था। उस वक्त रेगन बस एक ही चीज चिल्लाए जा रही थी, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते रेगन पॉजेस्ड हो जाती है और डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे नींद की दवाई देकर गहरी नींद में सुला देते हैं। क्रिस जब डॉक्टर के पास से घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर की छत पर गिरने की वजह से मौत हो गई है और वो उस वक्त रेगन के साथ ही होती है ताकि रेगन अकेली ना रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि रेगन बहुत ही अजीब तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। इसी दौरान उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है, जिसे देखकर क्रिस घबरा जाती है। डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर पहले ही काफी सारे टेस्ट कर चुके थे। और अजीब बात तो ये थी कि उस टेस्ट में कोई भी बीमारी सामने नहीं आई, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। इसीलिए वो सब मिलकर क्रिस को सलाह देते हैं कि वो जादू टोने वाले के पास जाए और रेगन के ऊपर एक्सोर्सिज्म करवाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस से मिलने फादर विलियम आते हैं, जो बर्ग का केस भी हैंडल कर रहे थे, और वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि बर्ग के डेथ के समय बहुत सारी अजीब चीजें भी हुई थी और वो बिल्कुल सही सही बताते हैं कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ टर्न हो गई थी और ये इस बात का सिंबल था कि उसे भी किसी शैतान ने ही मारा है। अब विलियम के वहां से जाने के बाद रेगन के रूम से उसके जोर से चीखने की आवाजें आने लगती है। क्रिस जब वहां पर जाकर देखती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को काफी ज्यादा जख्मी कर लिया है और वो खुद को जख्मी किए ही जा रही थी। फिर जैसे ही क्रिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। इतने में उसके सर्वेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ पर एक सोफा था जो खुद ही दरवाजे के पास चला जाता है और उसे मजबूती से बंद कर देता है और रूम में रखी अलमारी भी खुद ब खुद क्रिस के ऊपर गिरने लगती है। लेकिन ऐन वक्त पर क्रिस वहाँ से हट जाती है और खुद को बचा लेती है और उसी समय उसकी बेटी अपना सर भी टर्न कर लेती है, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी और बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब रेगन बर्ग की आवाज में बोलती है कि देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया। ये सुनकर क्रिस फौरन समझ जाती है कि बर्ग को भी उसी शैतान ने मारा था और रेगन पर भी किसी बुरे शैतान का ही साया है। और रियलिटी भी यही होती है, रेगन को किसी शैतान ने ही पोजेस कर लिया था। जब क्रिस को इस बात का पता चलता है तो वो फादर कैरिस से मिलने जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी पर एक्सोर्सिज्म करें। लेकिन पहले तो फादर कैरिस इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। जब फादर कैरिस रेगन के पास जाते हैं उस वक्त वो शैतान पूरी तरह से रेगन पर हावी हो चुका था और रेगन के ऊपर का शैतान कैरिस के मदर के डेथ के बारे में उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। फादर सोचते हैं कि रेगन को मेरी मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसने सब कुछ सही सही बताया। तो उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि क्रिस बिल्कुल सही कह रही थी कि रेगन को किसी शैतान ने पॉजेस कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक्सोर्सिज्म करने से पहले चर्च से परमिशन लेनी पड़ती है और चर्च को ये बात का प्रूफ देना पड़ता है कि जिसके ऊपर हम एक्सोर्सिज्म करने वाले हैं उसके ऊपर वाकई में किसी शैतान का साया है। रेगन के बॉडी पर हेल्प लिखा होता है, रेगन की कुछ बातों का कैप्चर होना और क्रिस का ये बताना कि बर्ग की डेथ भी ऐसे ही हुई थी। सबसे फादर कैरिस को यकीन हो जाता है कि रेगन को वाकई में किसी शैतान ने पॉजेस कर लिया है। फादर कैरिस रेगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं और वो उस रिकॉर्डिंग में फादर मेरिन का भी नाम ले रही थी। फादर कैरिस चर्च से एक्सोर्सिज्म का परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च फादर के साथ किसी एक्सपीरियंस्ड फादर को भेजने का डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो पहले भी एक्सोर्सिज्म कर चुके हैं। यहाँ पर चर्च फादर कैरिस के साथ फादर मेरिन को भेजते हैं। फादर मेरिन जब क्रिस के घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर रेगन की बहुत भयानक तरीके से चीखने की आवाजें सुनाई देती है। फादर मेरिन फादर कैरिस से कहते हैं कि उन्हें फौरन एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्सोर्सिज्म शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म शुरू होते जाता है रेगन बहुत बुरी तरीके से चीखने लगती है। वो चीखते चीखते फादर और उसकी माँ को अब्यूज करती है। साथ ही उसका बेड भी अचानक से हिलना शुरू कर देता है और उन सभी के नजरों के सामने उसका बेड हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो लोग एक्सोर्सिज्म को नहीं रोकते और कंटिन्यू रखते हैं।
जिसके बाद रेगन का बेड नीचे आ जाता है। अब वो शैतान अपनी शैतानी ताकत से चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। फादर मेरिन को भी अब्यूज किया जाता है और रेगन के हाथों की सारी पट्टियां भी खुल जाती है और रेगन हवा में उड़ने लगती है। दोनों फादर बहुत ही मुश्किल से रेगन को अपने कंट्रोल में करते हैं और उसे नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। इसी दौरान फादर मेरिन को शैतान पेसुजू का साया नजर आता है और यहाँ पर फादर कैरिस को शैतान के बातों का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसके मदर के डेथ का रिस्पॉन्सिबल उन्हें ही बता रहा था। इसके बाद फादर कैरिस एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। वो जैसे ही शैतान के पास जाते हैं वो उनके मदर की आवाज़ में बोलने लगता है। वो एक बार फिर से फादर कैरिस को ब्लेम करने लगता है कि उसके मदर को उन्हीं ने मारा है, जिसके बाद फादर कैरिस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मेरिन फादर कैरिस से कहते हैं कि फिलहाल आप बाहर जाएं और फादर मेरिन अकेले ही उस पर एक्सोर्सिज्म करते हैं। कुछ देर बाद फादर कैरिस रेगन के रूम में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस शैतान ने फादर मेरिन को मार डाला है। ये देखकर फादर कैरिस गुस्सा हो जाते हैं और शैतान को कहते हैं कि रेगन के बॉडी को छोड़कर वो उनके बॉडी में आ जाए, और शैतान भी ऐसा ही करता है। वो रेगन के बॉडी को छोड़कर फादर कैरिस के बॉडी में आ जाता है। वो शैतान को रोकने के लिए अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस देते हैं और उस रूम के खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और फादर कैरिस के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और फादर कैरिस को इस दुनिया को छोड़कर जाने में हेल्प करते हैं। और रेगन भी अब नॉर्मल हो जाती है और वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे अपनी कोई भी पुरानी बातें याद नहीं रहती और कुछ दिन बाद रेगन उस जगह को छोड़कर अपनी माँ के साथ दूसरे जगह चली जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।